हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझे बच्चों, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के अनुप्रयोग। तो देखते हैं कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। तो इनमें से जो मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन लिया है और वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, तत्वों का धन विद्युतीय गुण। तो देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स मींस होता है इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर ऑफ एलिमेंट। मतलब कोई भी एलिमेंट कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है वही उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, समझ गए ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर। मतलब जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो कैसे आपको इसका ऑर्डर पीरियोडिक टेबल में कैसे याद रखना है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ गए ना। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर कम है तो वो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो अगर आप पीरियड में और ग्रुप में चले कि यदि यहाँ पर हम ये ले रहे हैं पीरियड, ठीक है, और ये क्या है हमारा ग्रुप, तो यहाँ पर अगर आप जाएं तो ये है इलेक्ट्रो, ठीक है, पॉजिटिव कैरेक्टर, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा किसी भी ग्रुप में। जबकि अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। मतलब ये है कि लिथियम से अच्छा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर सोडियम, उससे ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा रुबीडियम, उससे ज्यादा सीजियम। सीजियम बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसीलिए इसका यूज होता है इलेक्ट्रो जो फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स बनाए जाते हैं उनमें। ठीक इसी तरह से अगर हम ये किस में लिख रहा है आपको, ग्रुप में। अगर मैं कहूँ पीरियड में बात करें तो ये है, मान लो कौन, ये हो गया लिथियम। लिथियम से कम इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर बेरिलियम में होता है। और चले जाए हम तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, तो ये जो है इनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव का कौन सा ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो इतना सा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा। ग्रुप में चूंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है। इस तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर है ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है, पीरियड में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ तक बात समझ गए होगी। अब हम आ जाते हैं कि दूसरा फैक्टर देखते हैं। ठीक है, दूसरा जो एप्लीकेशन है, तो दूसरा सेकंड एप्लीकेशन हम लेते हैं और वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम आ जाएं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऋण विद्युतीय गुण। समझे बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, ऋण विद्युतीय गुण। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेप्टिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो होगा बच्चों, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेप्टिंग नेचर। मतलब ये है कि जो एलिमेंट जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मतलब जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है वो अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब आते हैं कि ये किस तरह से डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। तो बिल्कुल उल्टा याद रखना है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो एक दूसरे के उल्टा है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कैरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही तो क्या है, एक आइसोलेटेड एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो
तो यहां पर अगर हम देखें कि इलेक्ट्रो, ठीक है, निगेटिविटी का बात करें, यहां पर पीरियड में बात करें, तो अगर आप पीरियड में जाएंगे तो ये इंक्रीज होगी, और अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, ये ग्रुप में है, समझ गए ना। तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कैसी हो रही है, डिक्रीज। और अगर हम पीरियड की बात करें, ठीक है, तो ये डिक्रीज हो रही है। अगर हम पीरियड की बात करें कि यहां से ले लें लिथियम, इससे ज्यादा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस तरह से भले उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम है क्लोरीन से, लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन है छोटी साइज, ज्यादा होने के कारण ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ध्यान रखना है। तो दोनों कैरेक्टर जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है, समझ गए ना, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए इनका वेरिएशन ही पीरियोडिक टेबल बिल्कुल एक दूसरे के इनवर्स में होता है। अब हम तीसरा फैक्टर में आते हैं, सॉरी तीसरा एप्लीकेशन, फैक्टर नहीं बच्चों, एप्लीकेशन, समझ गए ना। तो अब हम थर्ड एप्लीकेशन में आएंगे और वो है हमारा रिड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कि रिड्यूसिंग नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का नेचर। तो यहां पर थर्ड जो हमारा एप्लीकेशन है वो है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। अगर आपको ये देखना है पीरियोडिक टेबल में कि किस तरह से इफेक्टेड होते हैं, समझ गए बच्चों, कि अपचायक तथा ऑक्सीकारक गुण। तो ऐसे ध्यान रखना है कि जो रिड्यूसिंग नेचर है, किसी को रिड्यूस करने का नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर है 1/, ये हो गया E, और जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, समझ गए बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो ये इंक्रीज होगा किसमें, ग्रुप में, और अगर हम यहाँ पर बात करें रिड्यूसिंग नेचर की तो यहाँ पर ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि पीरियोडिसिटी ही, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पीरियोडिसिटी ही इस तरह की होती है। तो जब ये, ठीक है, तो अगर आप पीरियोडिसिटी में देखें कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें यहाँ पर, समझ गए बच्चों, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो यहाँ पर ये इंक्रीज होगा और यहाँ पर ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आप देख लें कि ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ठीक है, ग्रुप में। अगर आप पीरियड की बात करें तो अगर हम बोरोन से ले लें, बोरोन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उससे ज्यादा क्लोरीन, तो ये भी एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये किसमें दिख रहा है, ग्रुप में, ये किसमें है, पीरियड में। अब मान लो रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, ठीक है, तो रिड्यूसिंग नेचर जैसे लिथियम, इससे ज्यादा होगा कौन, सोडियम, इससे ज्यादा होगा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किसी भी उसमें चले जाएं आप रिड्यूसिंग नेचर में, पीरियड में नीचे, सॉरी ग्रुप में अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा। पीरियड की बात करें, ठीक है, तो पीरियड में अगर आप देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इस तरह से ये रिड्यूसिंग नेचर कहां पर होगा, पीरियड में। ये किसमें दिख रहा है, ग्रुप में। तो ये ऑर्डर याद रखोगे तो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर बता सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन था, आपने लिख लिया बच्चों, अपचायक गुण और ऑक्सीकारक गुण। तो अपचायक गुण वर्ग में बढ़ता है जबकि आवर्त में घटता है। ऑक्सीकारक गुण अगर हम वर्ग की बात करें तो घटेगा और आवर्त में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये मैंने एग्जाम्पल बताया है। ये है ऑक्सीकारक प्रकृति का क्रम कि फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होगा। इसी तरह आवर्त की बात करें तो आप देख रहे हैं कि कहां तक बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन से फ्लोरीन तक बढ़ता जा रहा है ऑक्सीकारक गुण। इसका उल्टा याद रख लेना है आपको, किसके लिए, रिड्यूसिंग नेचर के लिए। तो यहां तक बात समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन में आते हैं हम।
तो देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा और वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो अगर आप नेचर की बात करें, ठीक है, कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है बच्चों, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की प्रकृति। तो अगर आपको बेसिक नेचर निकालना है तो बेसिक नेचर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, ऐसा रखना है। और जो एसिडिक नेचर है, अम्लीय गुण है बच्चों, समझ गए ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब है बेसिक नेचर ऑफ, चाहे वो ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड, बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, और एसिडिक नेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये एसिडिक का बेसिक कैरेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर इंक्रीज होगा, और यहां पर अगर हम बेसिक कैरेक्टर देखें तो यहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां पर क्या है, ये बेसिक नेचर की बात कर रहा हूं। और अगर मान लो आपसे पूछा गया कि एसिडिक नेचर को बताएं, तो जस्ट उल्टा याद रखना है। यहां एसिडिक नेचर अगर हम देखें, ठीक है, तो ये है पीरियड में और ये है ग्रुप में, तो यहां पर भी एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर जो है इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा, जबकि यहाँ इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये है Na2O, ठीक है, MgO, Al2O3, ठीक इसी तरह से SiO2, P2O5, SO3 और Cl2O7। तो अगर मैं कहूँ कि इनका एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक, तो ये इनका बेसिक कैरेक्टर है, ये क्या है, बेसिक कैरेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम किस में बढ़ रहे हैं, पीरियड में, ये किस में देख रहे हैं हम, पीरियड में। अगर आप इसी तरह से Li2O, ठीक है, Na2O, K2O, Rb2O, ठीक है, CS2O, तो ये बेसिक कैरेक्टर है। आप देख रहे हैं ये किस में हो गया, ग्रुप में। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेसिक कैरेक्टर ग्रुप में इंक्रीज होगा, पीरियड में डिक्रीज होता है। तो ये किसका नेचर हो गया, बेसिक नेचर। अब मान लो आपसे कहा जाए कि इनके हाइड्रोक्साइड, तो बिल्कुल सेम यही याद रखने हैं, चाहे वो हाइड्रोक्साइड हो या ऑक्साइड हो, इनके बेसिक कैरेक्टर को, जैसे कि LiOH इससे ज्यादा होगा NaOH, ठीक है, इससे ज्यादा होगा KOH बेसिक, इससे ज्यादा होगा RbOH, इससे ज्यादा होगा CSOH, ये इनके बेसिक कैरेक्टर है। हाइड्रोक्साइड में ये ऑक्साइड्स थे, समझ गए ना यहाँ तक। अब मान लो आपको इसका बेसिक कैरेक्टर आपने पता लगा लिया। अगर आपसे कहा जाए कि इनकी एसिडिक कैरेक्टर्स बताएं, एसिडिक कैरेक्टर मतलब समझ रहे हो बच्चों कि उनमें एसिडिक सॉल्यूशन बनाने की टेंडेंसी। तो इस तरह से अगर आपको, जैसे यहाँ पर आप देखें कि Na2O, ठीक है, Na2O से और एसिडिटी का ऑर्डर, इसी प्रकार MgO इससे ज्यादा होगा, Al2O3 इससे ज्यादा होगा, SiO2 इससे ज्यादा होगा, P2O5 इससे ज्यादा होगा, SO3 और इससे ज्यादा होगा Cl2O7। अगर आप देखें तो ये बेसिक होता है, ठीक है, ये एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक मतलब अम्लीय क्षारीय दोनों हैं, ये वीक एसिडिक होते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। H2SO4 बन जाएगा, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दे, स्ट्रॉन्ग एसिड है। Cl2O7 को वाटर में डिसॉल्व करोगे, परक्लोरिक एसिड बन जाएगा जो कि एसिडिक है। तो इस तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस तरह से ये एसिडिक कैरेक्टर हो गया। अगर आपसे ग्रुप में पूछ ले वो कि यदि मान लो आपको CO2, SiO2, ठीक है, और GeO2, SnO2, PbO2, तो अगर आप देखें तो इस तरह से ये इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर होगा। ये एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है, ये दोनों एम्फोटेरिक हो जाते हैं। तो इस तरह से ग्रुप में और पीरियड में किस तरह से एसिडिटी होगी ऑक्साइड्स की, हाइड्रोक्साइड्स की, वो इसी से आपको याद रखना है, समझ गए ना। अब हम आ जाते हैं फोर्थ एप्लीकेशन में, ये मैं मिटा देता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, और वो है स्टेबिलिटी ऑफ मेटल। क्या? स्टेबिलिटी ऑफ मेटल्स। समझे बच्चों? धातुओं का स्थायित्व। धातुओं का स्थायित्व का मतलब है कि वो कितने
देर तक इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करती। मतलब अगर उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम है तो वो स्टेबल होगी। मतलब स्टेबिलिटी जो है, ऐसे ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी अपॉन डोनर नेचर। डोनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऐसा लिख दूंगा, इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेबिलिटी हुई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस तरह से देखें कि यहाँ पर स्टेबिलिटी अगर आपसे पूछी गई हो, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल्स की, ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो ग्रुप यहाँ ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी। तो चूंकि पीरियड में बढ़ती है तो यहाँ पर इंक्रीज होगी और यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब ये हुआ कि अगर हम इनको कंपेयर करें, लिथियम, ठीक है, और इससे ज्यादा बेरिलियम, ये स्टेबल होगी। अगर हम और दूसरे मेटल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ सोडियम है, मैग्नीशियम है, इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एल्यूमिनियम। तो इस तरह से स्टेबिलिटी क्या होगी, ये ऑर्डर मिलेगा आपको। किस में दिख रहा है, ये पीरियड में। अगर मैं कहूँ कि लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये इनकी स्टेबिलिटी है मेटल्स की। किसमें है ये, ग्रुप में। मतलब नीचे के मेटल्स बहुत कम जो है स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इस तरह से रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी। और बता दूं कि अगर आपको रिएक्टिविटी पूछी गई हो तो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के उल्टा है। मतलब यह है कि जो मेटल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही कम रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं ना किसी भी ग्रुप में, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर आप पीरियड में जाओगे तो मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होगी, और उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। तो इस तरह से मेटल्स की स्टेबिलिटी आपको ध्यान रखना है, समझ गए ना। फिर और भी आ जाते हैं, तो और एप्लीकेशंस देख लें हम इसके। जैसे आप देखोगे कि कोवैलेंट और आयनिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स की बात करें, एक और पूछा जाता है कि आयोनिक नेचर, ठीक है, ऑफ कंपाउंड्स। तो यहां ध्यान रखना है कि जो आयोनिक नेचर है वो 1 ऐसा याद रखना है, और जो कोवैलेंट नेचर है, नेचर ऑफ कंपाउंड्स, मैं कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब होगा कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज्यादा कोवैलेंट नेचर कंपाउंड में, और आयोनिक नेचर बिल्कुल उल्टा याद रखना है। जैसे मान लो यहां लिखा है कि Li2, Na2, K2 और Rb2, ठीक है, या LiCl, NaCl, KCl, RbCl। अब इनमें आयनिक कैरेक्टर बताना है तो ये ऑर्डर होगा, आयनिक कैरेक्टर। इसका मतलब ये ग्रुप में है, किसमें है, ग्रुप में। तो ग्रुप में जो होता है, अगर आप यहां देखें कि जो आयनिक कैरेक्टर होता है ग्रुप में इंक्रीज होता है, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर हम कोवैलेंट की बात करें कि कोवैलेंट नेचर, ठीक है, तो यहां पर जो है और यहां पर अगर आप चलेंगे तो यहां पर इंक्रीज होगा और यहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि आयनिक नेचर ग्रुप में देखें तो ग्रुप में ये इंक्रीज हो रहा है। मैं कहूं पीरियड में चले आप, तो अगर आप इसमें देखें कि ये है LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4, तो ये आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा, समझ गए ना। ये किसमें है, पीरियड में। ये किसमें दिख रहा है आपको, ग्रुप में। तो ये सब किसको इंडिकेट कर रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर। तो ये पॉइंट याद रखिए। अब मान लो कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करें तो जैसे LiCl, BeCl2, ठीक है, C और ये है BCl3, CCl4, या NaCl, ठीक है, MgCl2, AlCl3, SiCl4। तो आप देखोगे कि कोवैलेंट कैरेक्टर इस ऑर्डर में बढ़ेगा। और अगर मान लो आपसे कहा गया है कि आयनिक कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर ग्रुप में बात करें तो आपको ग्रुप में कोवैलेंट कैरेक्टर नीचे की तरफ डिक्रीज होता है। तो इस तरह से, और ध्यान रखें
कि जो मेल्टिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक नेचर। कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो हैलाइड हो, ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, इनकी जो स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आयनिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखेगा। अगर मैं कहूँ कि इनमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताएं तो इस क्रम में बढ़ेगा, इसमें बताएं तो इस ऑर्डर में बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कहें तो इस ऑर्डर में डिक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर आपसे कहें तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इस डिक्रीज हो रहा है, इस देख रहे हैं आप इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है 1 कोवेलेंट कैरेक्टर। वैसे हम केमिकल बॉन्डिंग का बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम केमिकल बॉन्ड्स पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, तब मैं यहाँ आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, ये सब आप बॉन्ड नेचर से कैसे बताएं। तो ये था मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो एप्लीकेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट, उनको मैंने बताया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, सी यू अगेन।